अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद कहते हैं अपने तमाम नाजरीन को PTV न्यूज़ शो X6 में। मैं हूं आपकी मेज़बान उरूज फातिमा और मेरे साथ मौजूद हैं मनाजिर हुसैन। और जी, ईद उल फितर की छुट्टियां जो हैं वो अब अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न हो चुकी हैं और इख्तिताम पजीर हो गई हैं। बल्कि आज सैटरडे है जी, और आज सैटरडे की शाम वफाकी दारुल हुकूमत के हवाले से अगर हम बात करें तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौसम बड़ा खुशगवार है। बारिशों की सूरत हाल है, मिलना मिलाना और दावतों का सिलसिला जो है वो अभी तक लोगों का जारी है। लेकिन ये जो बारिशें ना जनाब, ये फसलों के हवाले से कुछ बेहतर नहीं। खास तौर पर गंदम की फसल के हवाले से अगर बात करें तो किसान बड़े जो है परेशान होते हैं, क्योंकि गंदम की फसल जो है पक कर तैयार हो चुकी है। सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश करे और हमारी जो पैदावार है गंदम की फसल की वो बहुत अच्छी और बड़ी बेहतरीन हो, और हमने जो पैदावारी अहदाफ मुतय्यन किए हैं उसे हम हासिल भी कर सकें। तो बात हो रही है जनाब ईद की, तो ईद के साथ ही आने वाले इस वीकेंड की, जिसमें हमारे शिमाली इलाका जात की जो रौनकें हैं इनमें भी काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है, और सियाहों की जो बड़ी तादाद है वो रूज मरी और गलियात का जो है वो रुख कर रही है। और साथ ही साथ मनाजिर शोगरान और कागान में भी इस वक्त जो सयाह हैं वो मौजूद हैं, और सयाहती शोगरान के सब्ज़ मैदानों, बर्फपोश पहाड़ों, आपको पता है ना कि ठंडे मौसम है, आज का मौसम भी बहुत खुशगवार है, तो बड़े बच्चे और नौजवान यकसा तौर पर भरपूर मज़े ले रहे हैं। और हमेशा की तरह मनाजिर सर्विसेज भी इनका हिस्सा हैं। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का अमला मुख्तलिफ मकामात पर सयाहों की रहनुमाओं के साथ ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने में मसरूफ़ है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, ये लाजमी सर्विसेज, और ख़ास तौर पर जब ऐसी गैर मामूली मौसमियाती सूरत हाल होती है, और ख़ास तौर पर हम बात करते हैं मरी की और गलियात की, शिमाली इलाका जात की, जहाँ पर छुट्टियों के ऐसे सीज़न में बड़ी तादाद में सियाह रुख करते हैं, तो फिर ऐसी गैर मामूली सूरत हाल में बर्फ़बारी हो या फिर लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला हो, तो जो लाजमी सर्विसेज का हिस्सा होते हैं, ख़ास तौर पर पाक फ़ौज, मकामी इंतज़ामिया और रेस्क्यू एहलकार जो होते हैं, वो सड़क की को अनब्लॉक करने के हवाले से, ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के हवाले से, सियाहों की हिफाजत के हवाले से अपनी ड्यूटीज़ जो वो सर अंजाम देते हुए नज़र आते हैं। तो हम जनाब ईद उल फितर के इस मौके पर वतन अज़ीज़ की और वतन अज़ीज़ की निवासियों की इस खिदमत के सिलसिले को हम यकीनन सलाम पेश करेंगे, उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। सो बातों का सिलसिला अरूज चलता रहेगा, बढ़ेंगे टॉप स्टोरीज़ की जानिब। सिक्योरिटी फोर्सेज की बोनेर में खुफिया इतलात की बुनियाद पर कार्रवाई, दहशतगर्द सलीम उर्फ रब्बानी हलाक, दीगर 2 साथी जख्मी। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सलीम के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 2 जवान शहीद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बुनेर में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन की सताइश। कौम अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्दी के इफरीत के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का बयान ऑपरेशन के दौरान जहां में शहादत नोश करने वाले लांस हवलदार मुदस्सिर महमूद और लांस नाइक हसीब जावेद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत थर्मल प्लांट को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मंसूबा। चीनी फर्म के साथ $200 मिलियन का माहिदा। मुजफ्फरगढ़ में नॉर्दर्न पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को अपग्रेड करके 300 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट पर मुंतकिल किया जाएगा। सालाना 400 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी। बिजली की कीमत ₹14 फी यूनिट तक आ जाएगी। पंजाब हुकूमत का मुनज़्ज़म साइबर जराइम की रोकथाम के लिए स्पेशल यूनिट और IT ट्रेनिंग सेंटर के क़याम का फैसला। अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। इन्वेस्टिगेशन के निज़ाम में बेहतरी की ज़रूरत है। औरतों और बच्चों से ज़्यादती के मुजरिमान को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने के लिए कानून साज़ी की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़। मोदी सरकार की अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों के खिलाफ नफरत खुलकर सामने आ गई। उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदारिस पर पाबंदी आयद कर दी गई। मदारिस पर पाबंदी से सेकुलरिज्म के दावों की कलई खुल गई। मदारिस को बंद करना न सिर्फ भारतीय बल्कि आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है।
ईरान से हजारों की तादाद में अफगान बच्चों की मुल्क बदरी का फैसला। अफगान तालिबान की गलत पॉलिसियों की वजह से बच्चे चाइल्ड लेबर और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलवस हो रहे हैं। अफगान तालिबान को दहशतगर्दी को फरोग देने की बजाय अपने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोचने की जरूरत है। और रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। न्यूज़ शो एट 6 में तफसीली खबरें आप मुलाहिजा कर सकेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आसमां हुआ जाता है। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल-किताब। गुंबदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हबा। न्यूज़ शो एट 6 में आपका एक बार फिर करते हैं खैर मकदम। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ज़िला बोनेर में कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सलीम उर्फ रब्बानी हलाक हो गया, जबकि उसके दीगर 2 साथी जख्मी हो गए। दहशतगर्द रब्बानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों, भत्ताखोरी और मासूम शहरियों के कत्लेआम में भी सरगर्म था। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्द सलीम के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर की थी। ऑपरेशन के दौरान लांस हवलदार मुदस्सिर महमूद और लांस नाइक हसीब जावेद बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। इलाके में मुमकिन तौर पर मौजूद दहशतगर्दों के लिए ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बुनेर में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को सराहा है। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि बुनेर में पाक फ़ौज के बहादुर जवानों ने जिस पेशा वराना महारत से मुल्क दुश्मनों को जहन्नुम वासिल किया, उस पर पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन के दौरान लांस हवालदार मुदस्सिर महमूद और लांस नाइक हसीब जावेद की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्दी के इफरीत के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। खबर देंगे आपको बलूचिस्तान के ज़िला नौशकी से, जहां नामालूम मुसल्लह अफराद ने 9 अफराद को बस से उतार कर कत्ल कर दिया। मुसल्लह अफराद कोयटा से ताफ्तान जाने वाली बस को रोककर मुसाफिरों को करीबी पहाड़ों में ले गए, जहां इन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। जाम बहक अफराद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला से है। तमाम अफराद की मैयतें कोयटा पहुंचा दी गईं, जहां से इन्हें तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना किया जाएगा।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में कौमी शाहराह N40 पर बस मुसाफिरों के अगवा के बाद कत्ल के अंधोनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने इस लर्ज़ाखेज़ वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए मक़तूलीन के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि रंज की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी के इस वाक़े के मुजरिमों और उनके सहूलतकारों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नोशकी वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। मीर सरफराज बुगटी का कहना था कि दहशतगर्दों का मकसद बलूचिस्तान के अमन और तरक्की को सबूताज करना है। उन्होंने कहा कि रियासत की रेट हर सूरत कायम रखी जाएगी। नाज़रीन, भारत हमारा पड़ोसी और खित्ते का बड़ा मुल्क है। भारत को सबसे बड़ी जमहूरियत और एक सेक्युलर रियासत होने का भी दावा है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं। भारतीय हुकूमत अपने पड़ोसी मुल्कों के दाखिली मामलात में जो मुदाखलत कर रही है, वो एक तरफ अपने मुल्क में भी इसने अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया है। बिल्कुल रूज, ठीक कहा आपने। और भारत की सूरत हाल पर बात करते हुए अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे कि भारत जहां मुसलमानों के हकूक़ की पामाली अब आम सी बात बनकर रह गई है, अब मोदी सरकार इंतखाबात से कबल मुसलमानों की मजहबी आज़ादी छीनने का एक और ओछा हरबा भी इस्तेमाल कर रही है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबात से कबल उत्तर प्रदेश में मदारिस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2004 का कानून मनसूख करते हुए रियासत में तमाम मदरसों पर पाबंदी आयद कर दी। मदारिस से मुताल्लिक़ कानून से भारत के सेकुलरिज्म के दावों की कलई खुलकर सामने आ गई है और उनकी मुसलमानों के खिलाफ नफरत भी अयां हो चुकी है। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ अवाम में से 5वां हिस्सा मुसलमानों का होने के बावजूद उनकी मजहबी आज़ादी छीनना सरासर जुल्म है। रवां बरस जनवरी में भारतीय हुकूमत ने एक स्कीम का खात्मा करते हुए उत्तर प्रदेश के मदारिस में रियाजी और साइंस जैसे मज़ामीन पढ़ाने वाले असातिज़ा को अदायगियाँ रोक दी थीं, जिससे 21,000 असातिज़ा मुतासिर हुए थे। बात करेंगे मकबूजा जम्मू और कश्मीर की, जहां काबिज भारतीय फ़ौज ने भारतीय पार्लिमानी इंतखाबात से कबल हिफाजती इंतजामात की आड़ में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों, घरों पर छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज़ कर दिया है। कई इलाकों के रिहायशियों ने मीडिया को बताया कि फोर्सेस एहलकार घरों पर छापों के दौरान खवातीन और बच्चों समेत मकीनों को सख्त हिरासा करते हैं। भारतीय फोर्सेस एहलकारों ने गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सैकड़ों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से कहा कि मोदी हुकूमत हक़ खुदरातियत के मुतालबे की पादाश में कश्मीरियों को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि आज़ादी पसंद कश्मीरी भारतीय हथकंडों से हरगिज़ मरूब नहीं होंगे। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी अहमियत ख़त्म करने के बाद भारत अब लद्दाख में भी यही अमल दोहरा रहा है। भारतीय हुकूमत बराह रास्त दिल्ली से लद्दाख पर कंट्रोल हासिल करने के नए क़वानीन मुतारिफ करवाना चाहती है, जो खित्ते के लिए नहायत खतरे का बाइस है। भारतीय हुकूमत लद्दाख के लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, जो सरासर गैर जमहूरी अमल है। मकामी रहनुमा के मुताबिक जमहूरियत का दावेदार हिंदुस्तान हकीकत में लद्दाख में बदतरीन जमहूरी अमल को फ़रोग़ दे रहा है। भारतीय हुकूमत तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करते हुए पुरअमन मुजाहिरीन पर पाबंदियाँ लगा रही है। लद्दाख के अवाम की आवाज़ दबाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ी तादाद में भारतीय पुलिस और नीम फौजी दस्ते लद्दाख में तैनात कर दिए हैं। भारतीय हुकूमत लद्दाख में नौजवानों की गिरफ्तारियां, इंटरनेट की बंदिश और मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन अमल में लाकर अपने गैर कानूनी अमल को दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रही है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद मोदी सरकार के नाम नेहाद जमहूरी मुल्क होने का खोखला दावा आलमी सतह पर भी अयां हो गया है।
افغان طالبان کے 2021 میں قبضے کے بعد سے جہاں بالغ افراد کی بڑی تعداد مسائل کا شکار ہو چکی ہے، وہیں بچے بھی اس سے محفوظ نہیں رہے۔ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دیگر پڑوسی ممالک جن میں ایران شامل ہے نے بھی غیر قانونی افغان شہریوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ افغانستان کے نشریاتی ادارے طلوع نیوز کے مطابق افغانستان کے صوبے نمروز کے مقامی حکام کے مطابق گزشتہ برس 20,000 سے زائد افغان بچوں کو ایران سے ملک بدر کیا گیا۔ رواں برس 900 سے زائد افغان بچوں کو ایرانی حکام کی جانب سے زبردستی ملک بدر کیا گیا۔ نمروز ڈائریکٹوریٹ آف ریفیوجیز کے مطابق ایران سے روزانہ تقریباً 30 سے 40 لاوارث بچے نمروز واپس آتے ہیں۔ ایران سے جن افغان بچوں کو ملک بدر کیا گیا ہے ان میں سے اکثریت کا کہنا ہے کہ ہمارے والدین ایران میں ہی ہیں اور اب ہمارا افغانستان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ افغان طالبان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بچے چائلڈ لیبر اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ افغان طالبان کو خطے میں دہشت گردی کو فروغ دینے کی بجائے اپنے ملک بالخصوص بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ افغان طالبان کے 2021 میں قبضے کے بعد سے جہاں بالغ افراد کی بڑی تعداد مسائل کا شکار ہو چکی ہے، وہاں بچے بھی اس سے محفوظ نہیں رہے۔ جی عروج، بالکل، اور اسی پر ہم مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر حسین شہید سہروردی صاحب، ان کے ساتھ ہم گفتگو کے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم حسین شہید سہروردی صاحب۔ حسین صاحب السلام علیکم۔ ہلو جی، وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو۔ سر فرمائیے گا کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں 2021 میں قبضے کے بعد سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہوئے ہیں، بالخصوص افغانستان کے اگر لوگوں کی بات کی جائے تو وہاں پر ضروریات زندگی بھی جو ہے وہ ان کو پوری طرح سے میسر نہیں ہے۔ بہت بڑی تعداد لوگوں کی خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی ہے، بچے بھی اسی طرح سے مسائل کا شکار ہوئے ہیں۔ اس صورتحال کو مجموعی طور پہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جب افغان طالبان حکومت میں آئے تھے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ مسائل کا شکار نہیں ہوں گے بلکہ یہ تو حل کا شکار ہوں گے۔ یہ جناب ایسے کریں گے کہ تمام مسائل کا حل ان کے پاس موجود ہے، بہت جلدی اپنی عسکری نوعیت سے اپنے آپ کو سیاسی نوعیت میں تبدیل کر لیں گے اور وہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگ جائیں گی۔ ہم نے تو یہ سوچا ہوا تھا اور یہ ہمیشہ کلیم بھی کرتے تھے کہ ان کے پاس بڑے کمال کے ماڈلز موجود ہیں، جب بھی حکومت میں آئیں گے یہ تمام ماڈلز جو ہیں وہ نافذ کر دیں گے۔ جتنے بھی افغانستان کے پڑوسی ممالک ہیں وہ ایسی امیدوں سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب یہ لوگ حکومت میں آئے تو ان لوگوں نے پہلے دن سے ہی ایسے عجیب و غریب قسم کے قوانین انہوں نے نافذ کرنا شروع کیے کہ نہ صرف یہ کہ افغان عوام جو ہے تکلیف میں پڑ گئی بلکہ جو پڑوسی ممالک ہیں وہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ ان کو تسلیم بھی کیا جائے تو کیسے کیا جائے۔ مثلا یہ کہ انہوں نے خواتین کی تعلیم بند کر دی، بچیوں کے اسکول بند کر دیے، جتنے بھی میڈیکل کالج میں لڑکیاں پڑھ رہی تھیں ان کو امتحان دینے کی اجازت جو ہے وہ ملنا بند ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہاں پر جو میڈیا ہے اس کے اوپر سخت قسم کا چیک لگ گیا۔ پھر ساتھ میں یہ انہوں نے پڑوسی ممالک کے ساتھ جو ہے وہ شورشیں ان کی شروع ہو گئیں، اس وجہ سے ان کی اقتصاد ایک دم سے نیچے دھڑم تختہ ہو گئی۔ اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان انہوں نے یہ کمٹ کیا تھا امریکہ کے ساتھ کہ ان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، جبکہ ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کی کمین گاہیں ان کے ملک میں موجود تھیں اور وہ زبردست طریقے سے پاکستان کے خلاف مختلف لحاظ سے جو ہے وہ آپریشنز کر رہے تھے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نہ تو پڑوسی ممالک ان سے خوش تھے اور نہ ان کے ساتھ کوئی اقتصادی تعلق رکھنا چاہتے تھے، نہ ہی انہوں نے افغان عوام کو کسی قسم کا سکھ دیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر تو یہی ہونا تھا جو ابھی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت وہاں پر غربت اپنا بدرجہ عتم موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی افغان عوام ہیں پوری ان کی کوشش ہے کہ کس طریقے سے ملک سے باہر نکل جایا جائے، اگر یا وہ پڑوسی ممالک جا رہے ہیں یا پھر وہ یورپ اور امریکہ کی طرف جو ہے نکلے چلے جا رہے ہیں۔ تو لازمات ہے پھر ایسی صورت میں آپ یہی کہیں گے جو آپ نے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ ان کی جو عوام ہے وہ جو خط غربت ہے اس سے نیچے ہی آ رہی ہے۔ جی اچھا، سہروردی صاحب یہ فرمائیے گا کہ افغان طالبان کی اگر بات کی جائے تو ایک طرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں تسلیم کیا جائے، ہمیں امداد فراہم کی جائے، دوسری جانب انسانی حقوق کے حوالے سے ان کی پالیسیوں پر نظر ڈالی جائے تو خواتین کے حقوق نہیں ہیں، بچوں کے حقوق نہیں ہیں، حقوق تو سارے یہ سلب کر رہے ہیں۔ تو پھر ایسی صورتحال میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی یعنی کہ عالمی برادری کا ان کے ٹوارڈز جو رویہ ہے کیا وہ درست ہے؟ دیکھیے نا، یہ عالمی کوئی بھی ملک اس وقت بغیر عالمی برادری کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک زمانہ تھا کہ ممالک کی خود مختاری بالکل اٹل ہوتی تھی، اب خود مختاری ویسی اٹل نہیں رہی ہے۔ اب خود مختاری میں جو مداخلت ہے وہ ایک عام سی جمہوری
एक ट्रेंड बन गया है। तो आप देखिए अमेरिका में कुछ हो तो पाकिस्तान उस पर कमेंट करता है कि ये गलत है, आप नेपाल में कुछ हो तो हम एक दूसरे के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अफगान जो तालिबान हैं उन्होंने जिस किस्म के जो शख्सी आज़ादी पर जो दर्ज लगाई हैं, जिस तरीके से उन्होंने खवातीन की जो वो हैं उनके हकूक हैं उनके ऊपर जो उन्होंने कदगनें लगाई हैं, उससे उन्होंने सारी दुनिया में अपने आप को बदनाम किया है। काश कि ये ऐसा न करते, काश, और फिर अगर ये ऐसा करते तो कम से कम मजहब के नाम पर न करते। इन्होंने न सिर्फ अपनी हुकूमत को बदनाम किया बल्कि उसके साथ साथ मजहब को भी बदनाम कर दिया है। तो लाजिम बात है फिर ऐसी जो रिजीम्स होती हैं या ऐसी हुकूमतें होती हैं, दुनिया में कौन जाएगा कि उनको जो है तस्लीम करे। खास तौर से जो पड़ोसी मुमालिक हैं उनकी तो मजबूरी होती है कि वो तस्लीम कर लेते हैं, क्योंकि उनको कोई ना कोई इक्तिसादी लालच होती है। आप यहाँ पर देख लीजिए, हालत ये है कि न रूसिया, न चीन, न ईरान, न पाकिस्तान, न जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वो कोई भी इनको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हाँ, वर्किंग रिलेशनशिप इनके साथ कायम की गई है और उसकी भी वजह कोई अच्छी नहीं है, उसकी वजह डर है कि ऐसा ना हो कि ये इनकी सरजमीन जो है वो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के लिए जो इस्तेमाल ना हो जाए। तो वर्किंग रिलेशनशिप हर पड़ोसी मुल्क ने रखी हुई है। बाकी सारी दुनिया तो बिल्कुल जो है वो इनको तस्लीम ना करने का रोजा रखे बैठी है और वो किसी सूरत में भी इनके करीब नहीं आएंगे जब तक कि ये अपनी जो तरीक़ेकार हैं बदल नहीं देते हैं, जो खवातीन के हकूक या बशरी हकूक हैं उनके तकाज़ों को पूरा नहीं करते। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर में, तो आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे अभी आपने कहा कि ख़वातीन और बच्चों के हुकूक जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं, इस्लाम में भी बहुत अहमियत दी गई है बच्चों और ख़वातीन के हुकूक के हवाले से। तो अगर हम तालिबान की बात करें तो वो ऐसी इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ क्यों इख्तियार कर रहे हैं? देखिए, उनका तो इस वक्त मामला ये चल रहा है कि उनके पास उलमा की कमी है। वो ऐसे मुल्ला उनके करीब आए हुए हैं जो कि आधा तीतर आधा बटेर हैं, यानी उनको एग्जैक्टली जो तहकीकी लिहाज से मजहब की जो तारीफ बनती है उसके कवानीन को वो ना तो समझने को तैयार हैं, ना वो उसको उस लिहाज से नाफिज करने को तैयार हैं। तो उस वजह से उन्होंने अफगानिस्तान में अपने आप को मुकम्मल तौर पर मादर पिदर आजाद किया हुआ है। अगर आप ये देख लीजिए ना कि सऊदी अरब में जो जितने उलमाए कराम हैं, सीरिया में जितने उलमाए कराम है, या मुस्लिम उम्मा में जितने भी बड़े बड़े उलमा हैं, आप उनमें से कोई एक नामी ग्रामी कोई आलिम बता दीजिए जो ये कह रहा हो कि जो अफगानिस्तान में कवानीन है अफगान तालिबान के तहत वो बेहतरीन है और बहुत अच्छा हो रहा है। हमें एक भी ऐसा आलिम नजर नहीं आता। तो इन्होंने ऐसा किया हुआ है कि इन्होंने कुछ अपनी तरफ से बना बुनू कर वो कवानीन मजहब का नाम देकर अपने मुल्क में नाफिज कर दिया है, और जिसकी वजह से देखिए ये ज़हन में रखिएगा कि मजहब जब भी आता है ना वो आपकी सुरखरुई के लिए आता है, वो कभी भी आपको बदनाम नहीं करेगा, और अगर बदनामी कर रहा है तो जरूर आपकी डेफिनेशन में फर्क है। ये जो मजहब लेकर आए हैं, जो वर्जन पेश कर रहे हैं, वो इनको दुनिया में बदनाम कर रहा है। बल्कि बाकी भी कोई अगर मुस्लिम मुल्क है या मुस्लिम कोई मुसलमान है और वो अगर कोई शरई बात करता है तो वो भी बेचारा बदनाम हो जाता है। तो बदकिस्मती से इनका हकीकी लिहाज से मजहब को समझना, उसकी तारीफ करना और फिर उसके तहत कानून बनाकर उनको नाफिज करना, ये बजाते खुद ये बहुत बड़ा फॉल्टी मामला इनकी तरफ है, जिसकी वजह से ये बच्चों के हकूक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, खवातीन के हकूक को, बच्चियों के हकूक को। देखिए ना, किस मजहब की किताब में लिखा है कि तालीम जो है वो बच्चों पर या बच्चियों पर बैन कर दी जाए। हालत ये है कि बड़ी खूबसूरत हदीस शरीफ है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को सबसे बेहतरीन चीज देते हैं वो तालीम और तरबियत है। तो हुकूमती पॉलिसियां अगर ऐसी हैं जो तालीम और तरबियत के जो रास्ते हैं या इदारे हैं बंद कर दे, तो ये इस पर तो बंदा जो है वो तरसी खा सकता है, उन पर अफसोस भी हो सकता है, और क्या किया जा सकता है, कहा जा सकता है। वर्दी साहब, आपने सूरत हाल की जो है वो बड़ी खूबसूरत अक्कासी की है, बड़े जामे अंदाज में इस सवाल का आपने जवाब दिया। लेकिन बच्चों के हवाले से खुसूसी तौर पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो अफगान तालिबान की गलत पॉलिसियों की वजह से ये जो बच्चे हैं चाइल्ड लेबर और फिर दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस भी होते हैं। ना सिर्फ अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में हो तो तब भी सूरत हाल यही है, ईरान में हो तो तब भी सूरत हाल यही है। फिर ऐसी सूरत हाल में हुकूमतें फिर अपनी मईशत पर बोझ बनाने की और अपने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर जो है दुरुस्त रखने की गरज से यकीनन उनको फिर मुल्क बदर करना पड़ता है। सो इस सूरत हाल के तनाजुर में आप कहिएगा कि तालिबान को खित्ते में दहशतगर्दी को फरोग देने की बजाय और इन बच्चों का मुस्तकबिल भयानक करने की बजाय जरा पॉलिसियों पे, जरा अपनी सोच पे और सूरत हाल के मुताबिक हकायक का जायजा लेने की जरूरत है और दुरुस्त लेजिस्लेशन की भी जरूरत है। इस पर क्या कहेंगे बहसियत बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर?
اس کا یہ آپ کا جو تجزیے کے لحاظ سے آپ نے جو سوال پیش کیا یہ بذات خود یہ بہت خوبصورت یہ آپ نے جواب دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی اسلامی ریاست تو ہوتی ہی بہبودی ریاست ہے، اور بہبودی ریاست میں سب سے پہلے بچوں کے حقوق سامنے آتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے بچوں کا خاص طور سے ان کی چائلڈ کیئر سینٹر سے بچوں کو ان کے وظیفے ملا کرتے تھے، بچوں کو ایک خاص عمر تک جو ہے مفت تعلیم و تربیت اور صحت کے تمام جو ضروریات ہیں وہ ملا کرتی تھی. بلکہ والدہ کو جو ہے والدہ کو بھی وظیفہ ملتا تھا کہ والدہ جو ہے وہ بچے کا خیال رکھ رہی ہیں. یہاں پر تو یہ حالت ہے کہ سب کچھ جو ہے ان لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے، اور اپنی لحاظ سے جو ہے وہ کم سن بچوں کو جو ہے وہ مختلف انداز میں غلط طریقوں سے جو ہے ان کی ڈیفینیشن دی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ وہ واقعی وہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو گورا صاحب اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں عمرازم. تو میرے خیال میں وقت کا تقاضا ہے، ہم مغرب کو تو اڈاپٹ نہیں کر سکتے، اور خاص طور سے ہمیں اندازہ ہے کہ تعلیم کریں گے ہی نہیں، تو ماڈل لیا ہے عمرازم کی شکل میں. وہ ماڈل جو ہے ان کو حاصل کرنا ہوگا، اس کو لگانا ہوگا تاکہ بچوں کے حقوق کی پاسداری ہو سکے، اور افغانستان کی آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین سے محبت کرے اور وہاں پر رکے. اس وقت تو افغانستان کی حالت یہ کہ بچہ ملک سے بھاگنے کو تیار ہے. تو پہلا ان کی ڈیسٹینیشن یورپ اور امریکہ ہے، دوسری ان کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ پڑوسی ممالک ہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ افغانستان کے بچوں میں افغانستان کی قوم پرستی ان کو دی جائے، اور وہ تب ہو سکتی ہے، یعنی اپنے ملک سے محبت تب ہو سکتی ہے جب آپ ان کے حقوق پورے کریں. جی بالکل، ان بچوں کو اپنے ملک سے محبت کرنے والا بنایا جائے، ان کی ایسے خطوط پہ تربیت کی جائے کہ ان کے لیے ایسی پالیسیاں وضع کی جائیں، ان کو ایسی سہولیات فراہم کی جائیں. بہت شکریہ حسین شہید سہروردی صاحب، آپ کا اس اہم موضوع پر آپ ہمارے ساتھ ہمارے شو میں موجود تھے اور اظہار خیال کر رہے تھے. ناظرین اب آگے بڑھیں اور بات کریں بھارت کی، جو کہ ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے اور خطے کا ایک بڑا ملک ہے. بھارت کو سب سے بڑی جمہوریت اور ایک سیکولر ریاست ہونے کا بھی دعویٰ ہے، لیکن زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہے. بھارتی حکومت اپنے پڑوسی ملکوں کے داخلی معاملات میں جو مداخلت کر رہی ہے وہ ایک طرف مناظر اپنے ملک میں بھی اس نے اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا ہے. مسلمان تو باقاعدہ ٹارگٹ کیے جاتے ہیں جی بھارت میں، اور صرف مسلمان نہیں، صرف ہندو ہیں، ہندوؤں کا بھارت ہے یہ کہنا ہے مودی سرکار کا. اور صرف اقلیتوں کے حوالے سے بات نہیں، ریاست منی پور کے جو حالیہ فسادات 3 سے 4 مہینے جاری رہے، کتنی بڑی تعداد میں عیسائیوں کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا، ان کو مارا گیا، سڑکوں پہ زدوکوب کیا گیا. کیسے اندوہناک اور بدترین واقعات کے جن پہ انسانیت بھی شرما جائے، ایک عام درد دل رکھنے والے انسان جو ہیں وہ دہل جائیں ایسے واقعات کو دیکھ کے سن کے. اس کی فوٹیجز جو ہے وہ دنیا بھر میں لوگوں کو دیکھنے کو ملی ہیں. یہ بھارت کی داخلی کہانی ہے، یہ بھارت کی اندرونی صورتحال ہے، یہ مودی سرکار کی پالیسیاں ہیں. یہ وہ بھارت ہے جسے مودی سیکولر کہا کرتا تھا، لیکن سیکولرزم کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. بھارت میں سیکولرزم نام کی کوئی چیز بھارت میں موجود نہیں. تمام اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان کی پامالی اب بھارت میں ایک عام معمولی سی بات بن کے رہ گئی ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. جی ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے عبداللہ حمید گل صاحب نے. آپ ماہر دفاعی امور بھی ہیں اور بین الاقوامی امور کے بھی ماہر ہیں. ان کے ساتھ ہم گفتگو کے سلسلے کا آغاز کریں گے. السلام علیکم عبداللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. اور سب سے پہلے اسی صورتحال پر آپ سے بات کرنا چاہیں گے. انڈیا میں جو کچھ داخلی سطح پر ہو رہا ہے، مودی سرکار نے بھارت کا سیکولر امیج تو برباد کر ہی دیا ہے، لیکن ان اقدامات سے کیا وہ داخلی انتشار سے بچ سکیں گے؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مودی سرکار نے جو ہے وہ بھارت کا جو تمام قسم کا جو چہرہ تھا، جو ایک سافٹ امیج تھا، اس کو برباد کر کے رکھ دیا. اور بھارت کا پہلے بھی کبھی سافٹ امیج نہیں ہوا کرتا تھا. ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہے کہ رائزنگ اور شائننگ انڈیا کے نعرے لگانے والے اور سیکولر انڈیا کی بات کرنے والے کشمیر کے اندر کبھی بھی آزادی کی بات کرنے سے جو ہے وہ کنارہ کرتے تھے. جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت گردانتے ہیں، آج وہ جو ہے وہ رائٹ آف ووٹ، سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ کشمیریوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے بھارت سرکار کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا اضطراب پایا جاتا ہے. مجھے خود، کیونکہ یہاں ڈپلومیٹک سرکلز میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ خود ان کے سفارتکار بولتے ہیں کہ جو بھارت سرکار ہے اس کے اندر یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ مودی جو ہے وہ ملک کو توڑ دے گا. اور ملک کو توڑنے کے جو عمل ہے وہ تو شروع ہو چکا ہے، وہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے. وہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ
एक्ट हो, वो कश्मीर हो, वो सिखों के साथ जुल्म ज्यादती हो, वो तमिल लोगों के साथ ज्यादती हो, और भारत जो है ये यहाँ रुक नहीं रहा। मसला ये है कि वो तमाम इवन के जो हिंदू मत के अंदर जो मुख्तलिफ उनकी कास्ट सिस्टम है, उसके अंदर भी हमने ये देखा कि उसके अंदर भी ब्राह्मणों को जो है वो अव्वलीन मौका मिल रहा है, जो कि सिर्फ 2.5% है पूरी भारत की आबादी का। इसका मतलब वाज़ेह ये है कि चाहे वहां वो क्रिश्चियन है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है निचले तबके का, या वो कोई भी मजहब से, सिख है या किसी भी जैन मजहब से है, उसके लिए भारत जो है वो एक बहुत खतरनाक जगह बन गई है। और यही वो बात है जिसकी बुनियाद के ऊपर भारत की सरकार और भारत के अंदर जो दानिश्वर हैं वो परेशान हो चुके हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में भी बारहा भारत की दरअंदाजी के सबूत मिले हैं। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार डिज़ायर भी दे चुका है। ऐसे में आलमी बरादरी की खामोशी क्या मायने रखती है? क्या भारत के रवैये पर आलमी बरादरी की चश्मपोशी जनूबी एशिया के अमन को खतरे में नहीं डाल रही? देखें, पाकिस्तान जो है वो कई दफा डोजियर पेश कर चुका है, और बलूचिस्तान के हवाले से खास तौर पे डोजियर जो है वो यूनाइटेड नेशन में मौजूद है। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और ये डोजियर तब पेश हुआ था, और उसके अंदर बाकायदा नाकाबिले तरदीद सबूत जो है वो दिए गए थे। लेकिन उसके बावजूद जो है वो दुनिया जो है उसने कोई उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, जब तक कि दुनिया को ये नहीं पता चला कि भारत सरकार बाकायदा मावराए अदालत कत्ल जो है वो करवाती है, और कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के अहकामात के ऊपर होते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा ठोस सबूत है वो है गार्डियन की अभी ताजा रिपोर्ट, जो कि बरतानिया का अखबार है। वो ये कहता है कि भारत जो है वो मुलविस है मावराए अदालत कत्ल के। उससे अगले दिन जो है राजनाथ सिंह जो भारत के वजीर दिफा हैं वो बयान देते हैं, और वो कहते हैं कि हर चीज मोदी के इजाजत से होती है, और अजीत डोवल को उसके अंदर बाकायदा आशीर्वाद हासिल होती है। यानी कि ये नेशनल सिक्योरिटी के मामलात जो हैं उसको बाकायदा कोई और नहीं बल्कि दक्कन हाउस यानी कि वजीर आजम हाउस से जो है वो चलाया जाता है। और ये जो कत्ल है ये सिर्फ कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं, 20 कत्लों का जो है एतराफ जुर्म जो है वो भारत सरकार कर चुकी है। और साथ ही साथ जो है आपको पता है अच्छी तरीके से कनाडा में जस्टिन ट्रूडो वजीर आजम ने कहा कि भारत का जो अहलकार है वो वहां एक जो सिख रहनुमा नजर थे उनके कत्ल के अंदर मुलविस पाया गया, और उनके पास नाकाबिले तरदीद सबूत थे। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर जस्टिन ट्रूडो ने यह बात की थी। उसके बाद हमने देखा कि उनके मामलात यहां नहीं ठहरते बल्कि वो अमेरिका के अंदर भी जो है वो मावराए अदालत कत्ल करते हैं। उसके बाद फिर वो सिर्फ यहां भी नहीं आते बल्कि उसके बाद कतर के अंदर उनके 8 फौजी एहलकारों को बाकायदा जो है वो वहां सजाए मौत हो जाती है। और भारत जो है उसके जो शर से कोई यहां खित्ते का मुल्क जो है वो खुश नहीं रहा। चीन को आप देख लें कि उनके साथ चीन के मामलात कैसे चल रहे हैं, वो किस तरीके से एक नॉन सीरियस न्यूक्लियर पावर के तौर पर जो है वो एक्ट कर रहे हैं, जो कि पूरे खित्ते को जो है तबाह बर्बाद कर देगी, क्योंकि ये खित्ता जो है 4 न्यूक्लियर ताकतों के ऊपर मबनी है। एक पाकिस्तान है, दूसरा खुद भारत है, तीसरा चीन है, और चौथा जो है वो रूस है। ऐसे वक्त में अगर इस किस्म के मावराए अदालत काम होंगे और गैर जिम्मेदाराना हरकतें और दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की सरपरस्ती भारत सरकार खुद करेगी, तो फिर यकीन मानिए कि फिर ये खित्ता जो है ये झुलस जाएगा। इसके अंदर अभी तक पाकिस्तान का किरदार जो है वो मेरे ख्याल में ऐसन है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया, लेकिन आए दिन भारत की जो बदमाशियां और दहशत गर्दाना कार्रवाइयां हैं उसने इस खित्ते का अमन जो है तबाह बर्बाद करने का अज़म रखा हुआ है, पुख्ता इरादा किया हुआ है। और रॉ ये समझ रही है कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई कार्रवाइयां करेंगी, वो ये भूल जाएं कि पाकिस्तान के बलोचिस्तान तो छोड़ दें, बलोचिस्तान के अंदर भी हम आपका पीछा करेंगे और हम पाकिस्तान के कोने कोने में आपका पीछा करेंगे। ऐसे ही नहीं आप लोग फिल्में बनाते बैठ के पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान एक मजबूत ताकत है, वो इंटेलिजेंस एजेंसी हो, वो उसकी फौज हो, या अल्हम्दुलिल्लाह वो रियासती इदारे हों, पाकिस्तान ने हमेशा भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। राइट। अच्छा, दहाइयों से भारत के अपने 2 पड़ोसी ममालिक चीन और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो बड़े कशीदा रहे हैं, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव में भी भारत के खिलाफ आवाज़ें उठती हुई नजर आ रही हैं। ज़रा इन वजूहात का भी अहाता कीजिएगा।
देखिए, चीन हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, भारत की एक चाणक्य पॉलिसी है, बड़ा वाज़ेह उन्होंने बताया हुआ है। और चाणक्य पॉलिसी के मुताबिक जो है वो ये कहते हैं कि हमारा जो पड़ोसी है वो हमारा दुश्मन है और पड़ोसी का पड़ोसी जो है वो हमारा दोस्त है। आप देख लें, पाकिस्तान के साथ उनकी दुश्मनी है, अफगानिस्तान के साथ उनकी मोहब्बत है और इसी तरीके से ईरान के साथ उनका ताल्लुक है। लेकिन अब चीन के साथ मामलात हैं तो दूसरी तरफ साउथ कोरिया के साथ उनके अच्छे हैं। हर जगह पूरे खित्ते के अंदर ये अपने वजन से ज्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये पूरे खित्ते की सलामती को जो है वो उधेड़ने के दरपे है। भारत की ये जो पॉलिसी है एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन, इससे ना ऑस्ट्रेलिया महफूज है, ना इससे जो है वो श्रीलंका, मालदीव, कोई भी मुल्क महफूज नहीं है। बांग्लादेश की जो रॉयल फैमिली थी, नेपाल की रॉयल फैमिली थी, उसको बकायदा रॉ ने कत्ल करवाया था। ये बड़ा मशहूर केस है जिसके अंदर रॉ मुलविस थी। बांग्लादेश जैसा मुल्क जो भारत के एक वक्त में गुण गा रहा था, वहां की वजीर आजम ने मोदी के वफ्द से मिलने से इनकार कर दिया था। इसी तरीके से भूटान जो कि बहुत ही पुरअमन मुल्क है, उसको जो है भारत जीने नहीं देता। श्रीलंका के अंदर क्या कुछ नहीं वो तमिल टाइगर्स को सपोर्ट करता रहा, वो सबको मालूम है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का तो खुद एतराफ जो है वो किसी और ने नहीं बल्कि उनके राजनाथ सिंह ने जो है वो कर लिया हुआ है। तो मकसद यहां ये है कि ये भारत जो है इसको जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी लगाम नहीं डालेगी, मसला ये है कि आलमी बरादरी जो है वो जानबूझकर खामोश है। उसकी उनको मालूम है कि भारत की बदमाशियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ये जानते हैं क्योंकि उन्होंने चीन के मुकाबले में एक देव को खड़ा करना है और वो भारत को इस्तकामत दे रहे हैं, चाहे वो मुआशी इस्तेकाम हो, चाहे वो उनका जो अस्करी इस्तेकाम हो, उनको तरह तरह का असला, उनको तरह तरह की छूट, उनके लिए तमाम कवानीन जो है वो रौंद दिए जाते हैं। अगर यही कोई काम कोई और दुनिया का मुल्क करता तो उसके ऊपर इक्तसादी पाबंदियां आयद हो जाती, लेकिन वहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, वहां दिन दिहाड़े चलती बसों के अंदर औरतों के रेप हो रहे हैं, वहां हर 16 मिनट के अंदर भारत के अंदर एक रेप होता है। ये अगर किसी और मुल्क में होता तो एक कोहराम मच जाता, लेकिन ये मुजरिमाना खामोशी इसलिए है, चाहे वो कश्मीर पे हो, चाहे वो सिखों के मामले पे हो, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर हो। भारत जो है वो ब्लू आइड बना हुआ है और मेरा ख्याल है कि उसका जवाल करीब है, क्योंकि बहरहाल आलमी दुनिया जो है वो ये भारत को बगौर जायजा ले रही है। भारत जो है वो ये चाहता है कि वो इसराइल की तरह दंदनाता रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मौजूदगी में ये बदमाशी जो है बिल्कुल नहीं चलने दी जाएगी और पाकिस्तान और चीन अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले के ऊपर यकजान दो कालिब है। पाकिस्तान और चीन इस मामले पर यकजान और दो कालिब हैं। बहुत मशकूर हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपके कि आपने इस अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे शो के लिए खुसूसी वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब शामिल करेंगे दुनिया भर से मालूमाती, तफरीही और दिलचस्प खबरों पर मबनी हमारा ये सेगमेंट जहान फन। जी, अरूज, सफारी ट्रेन पर अगर बैठने का मौका मिले आपको तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा यकीनी तौर चलें तो फिर इसी पे बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी ने ईद पर तख्त भाई आसार कदीमा की जानिब से सफारी ट्रेन चलाई और सियाह इस ट्रेन के सफ़र से खूब महसूस हुए। सफारी ट्रेन दौरे का एहतमाम किया गया। सफ़र का आगाज़ पेशावर और सदर रेलवे स्टेशन से हुआ। मेहमानों का इस्तकबाल रवायती बैंड्स की धुनों से किया गया। यतीम और बेसहारा बच्चों को खुसूसी तौर पर ईद की खुशियों में शरीक किया गया। रुख करते हैं जी लाहौर का। जिंदा दिलाने लाहौर। मौसम अच्छा हो और वो खाने के लिए बाहर ना जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो छुट्टी हो, मौसम खुशगवार हो और जिंदा दिलाने लाहौर को घर में रुकना ज़रा जो है वो मुश्किल हो जाता है और खाना पीना लाहौरियों का बड़ा मरगूब मशगला है। और हफ्ते के रोज़ भी ये रिवायत जो है वो लाहौरियों ने बरकरार रखी है और घर से बाहर नाश्ता करके उन्होंने खूब इंजॉय किया। मनाजिर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आज हमारा भी जो है इस्लामाबाद का बहुत खुशगवार मौसम है, तो आपने नाश्ता बाहर किया है? जी, मुझे ये मौका नहीं मिला, लेकिन इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो लाहौर से आप रिपोर्ट मुलाहिज़ा करेंगे जिंदा दिलाने लाहौर की इन खानों के हवाले से, मौसम के हवाले से। अज़का मकसूद की
عید کے تینوں دن لاہور میں سب لوگ جہاں دعوتوں، تفریحی مقامات پر سیر و تفریح اور دوسری خوشگوار سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوتے رہے، وہیں ہفتے کے روز بھی چھٹی ہونے کے باعث شہریوں کی بڑی تعداد نے خوب مزے کیے اور صبح کے وقت ناشتے کے لیے مشہور فوڈ پوائنٹ کا رخ کیا۔ لاہور کے ناشتے بہت مشہور ہے اور ہم سب کے ساتھ یہاں ناشتہ کرنے آئے ہیں اور ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ اسپیشل گجرات سے آئے ہیں لاہور میں، گھومنے پھرنے آئے تھے جہاں صبح ہم ناشتے کے لیے ادھر آ گئے۔ خوش خوراک لاہوریوں نے کہیں حلوہ پوری اور مرغ چنے کھائے تو کہیں روایتی ناشتے کے دیوانوں نے سری پائے، بونگ اور ہریسے پر ہاتھ صاف کیے۔ اس دوران میٹھی اور نمکین لسی ناشتے کا مزہ دوبالا کرتی رہی۔ عید کی چھٹیوں میں تو اپنی فیملی کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے، ناشتہ کرنے کا، گھومنے پھرنے کا۔ چھٹی کے روز گھر سے باہر ناشتہ کرنا لاہوریوں کی روایت ہے جو انہیں لذیذ کھابوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ساتھ مل بیٹھنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ عید ہو یا کوئی بھی تہوار، دوستوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ کھابے اڑانے کا مزہ ہی کچھ الگ ہے۔ ازکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور ناظرین، کچھ بات ہو جائے موسم کی تو اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے سے بارش اور ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک بھر میں بارشوں اور تیز ہواؤں کا سلسلہ 15 اپریل تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جمعے کی رات سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ ہفتے کی صبح بھی وقفے سے جاری رہا۔ بارش کی وجہ سے گزشتہ چند روز سے جاری گرمی کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں موسم انتہائی خوشگوار ہے اور ہلکی ہواؤں کے ساتھ وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، بلوچستان، بالائی وسطی سندھ، اسلام آباد، پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، پنجاب اور خطہ پوٹھوہار میں چند مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ شمالی علاقوں میں بلند پہاڑوں پر برف باری کی بھی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے 13 اپریل سے 15 اپریل کے درمیان دیر، سوات، چترال، کوہستان اور مانسہرہ کے مقامی ندی نالوں میں موسلادھار بارش کی وجہ سے طغیانی کا اندیشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ جی ناظرین، آج کل مصنوعی ذہانت کا بڑا چرچہ ہے اور برطانوی سائنسدان مصنوعی ذہانت کا استعمال ایک مختلف قسم کے ہارنٹ کو پکڑنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ہارنٹ کو اردو میں غالباً نتیا یا بھیڑ بھی کہا جاتا ہے۔ تو جناب، ایگزیٹر یونیورسٹی کی ایک ٹیم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایشیائی ہارنٹس کے خلاف جنگ میں استعمال کر رہی ہے۔ یہ ہارنٹ یا بھیڑ مقامی شہد کی مکھیوں کا شکار کرتے ہیں جس سے زراعت کو خطرہ ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کا نیوز شو ایٹ 6 اسی پر پہنچتا ہے اپنے اختتام کو۔ آپ سے ٹیم کے ہمراہ چاہیں گے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔